ओके गाइस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेट पढ़ रहे थे ना। मैग्नेट मैग्नेट में हमने शायद आपको पढ़ा दिया है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट आप पढ़ लिए। आप पढ़ लिए हैं मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया, कूलॉम लॉ पढ़ लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा। फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें शायद आपने पढ़ रखी हैं। अब देखना ये है कि जैसे आपके पास होता है फ्लेमिंग फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग लॉ। फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे। एक दिया राइट हैंड का लॉ, राइट हैंड रूल। दूसरा दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ठीक है, जब भी बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। ये नियम हम लगाते हैं डीसी जनरेटर पर। किस पे लगाते हैं? डीसी जनरेटर पर। ये नियम हम लगाते हैं डीसी मोटर। ठीक है, मोटा मोटी याद रखिए। डीसी जनरेटर पर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, और डीसी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो लगता है वो लेफ्ट हैंड का रूल लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है भैया। फ्लेमिंग ने मैग्नेट में दो नियम दिए। राइट हैंड रूल दिया। राइट हैंड रूल जो लगता है वो डीसी जनरेटर पे लगता है, और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो डीसी मोटर पे लगता है। कैसे लगता है ये देखना है। ठीक है, मिटाऊं? मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम क्लियर कट में क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, ये अपना राइट हैंड नियम ले लीजिए। राइट हैंड आप अपना सही कर लीजिए। देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे फैलाइए राइट हैंड की उंगलियों को कि अंगूठे के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो जाए और इसके परपेंडिकुलर आपकी बीच वाली हो जाए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे। पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे। ये चालक के, ये अंगूठा जो है वो चालक के घूमने की दिशा को रिप्रेजेंट करे। तो उस चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो मिडिल फिंगर द्वारा प्रदर्शित होगी। मेरी बात समझ में आई? देखिए ऐसे पकड़ लो, ये मान लें आपका अंगूठा हो गया, ये आपकी उंगली हो गई, ये अगली उंगली हो गई। ठीक, ये बाकी हैंड है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करे? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये अंगूठा रोटेशन ऑफ कंडक्टर, रोटेशन ऑफ या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करे। तो अब क्या होगा बेटा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर घूम रहा है तो उसके फ्लक्स को कट करेगा, और जब कट करेगा तो ईएमएफ पैदा होगा। तो उस ईएमएफ की डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या करती है? मिडिल फिंगर करती है। ईएमएफ, ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका राइट हैंड लॉ। ठीक, बात समझ आ गई? मतलब ये कंडक्टर के मूव होने की दिशा को रिप्रेजेंट करे, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा रिप्रेजेंट करे, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल मिडिल फिंगर द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो यही है फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। ठीक है, नोट कर लो। चले, ठीक है, अब आगे देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, फ्लेमिंग का दायां हाथ डीसी जनरेटर पे वर्क करता है, बायां हाथ डीसी मोटर पे वर्क करता है। ये इतना याद रखिएगा, कुछ नहीं करना, अपने बाएं हाथ के ऐसे उंगलियों को कर लीजिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो कंडक्टर में धारा प्रवाह हो रहा है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा मिडिल फिंगर द्वारा।
तो आप कहते हो कि अभी आगे पढ़ाऊंगा इसी में, थोड़ा सा जल्दबाजी में आ गया पहले टॉपिक, फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है जिसकी वैल्यू होती है F=BIL sin थीटा, तो उसी पे आधारित होता है डीसी मोटर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करे, ऐसे देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा रिप्रेजेंट करे, ये चालक में बहने वाली धारा को रिप्रेजेंट करे, तो चालक पर लगने वाला बल इसके अंगूठे द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए कैसे, ये आपका हैंड है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को। ठीक, तो ये जो अंगूठा है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लगने वाले बल की दिशा, यानी अप को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में? यही है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम। ठीक, बात समझ में आई? ऐसे रखो, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, कंडक्टर में बहने वाली धारा की दिशा, लगने वाले बल की दिशा। ठीक, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? फिर से मैं रिवाइज मार दूं, दाहिने हाथ का मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और ये चालक के घूमने की दिशा, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा। इधर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, फिर ये करंट फ्लो, कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा, लगने वाले बल की दिशा। आप अगर लैंग्वेज में कहना चाहें तो कह दें कि हम दाहिने हाथ की, अपने दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार रखें कि वो परस्पर 90 डिग्री पे हो। यदि प्रथम उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करे तथा अंगूठा चालक के घूमने की दिशा रिप्रेजेंट करे, तो चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा मिडिल फिंगर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक, ये राइट हैंड हो गया। बाएं, हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार रखें कि वो परस्पर 90 डिग्री पे हो। तो यदि प्रथम उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रिप्रेजेंट करे तथा मिडिल फिंगर जो है आपकी करंट कंडक्टर में फ्लो होने वाली धारा को रिप्रेजेंट करे, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे द्वारा प्रदर्शित होती है। बस यही है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का नियम। अब देखिए, अगला टॉपिक है ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसे लिख लो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर which is placed on magnetic field। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी सिद्धांत पर डीसी मोटर आपका काम करता है। ठीक है, देखिए बेटा, होता क्या है कि मान लीजिए N2S कोई फील्ड है, N2S कोई फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है। ठीक है, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, मान लीजिए ये थीटा पे रखा है। ठीक है, ठीक, इस कंडक्टर की लंबाई कितनी है? L मीटर है। ठीक है, इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली धारा जो इसमें बह रही है वो मान ले I एम्पियर की। ठीक है, इस फील्ड के कारण जो फ्लक्स घनत्व पैदा हो रहा है वो मान ले क्या है? V है। ठीक है, तो नियम ये कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हम इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करें इस कंडक्टर की लंबाई को, तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? L cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? L sin थीटा होगा। तो ये क्षेत्र के समांतर है और इधर ही क्षेत्र जा रहा है, तो इस पर कोई बल लगेगा नहीं, इस कंपोनेंट से हमारा कोई लेना देना है नहीं, जो है वो इसी कंपोनेंट से है। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला बल है कंडक्टर पे,
वो फ्लक्स घनत्व के समानुपाती है। यही लगने वाला बल, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से कई चीजें पूछी जाती हैं तो बहुत अच्छे से जानिएगा। यही लगने वाला बल कंडक्टर में बहने वाली धारा के समानुपाती है। यही लगने वाला बल कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती है। तो यानी लंबाई कौन सी है? L sin थीटा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो तीनों को इसलिए अलग करके दिखा रहा हूं। अब एक साथ ले लें, तो यह प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा होगा, ठीक है, यह प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा होगा। यह बराबर अगर आप निकालेंगे तो मिलेगा क्या आपको? बी आई एल साइन थीटा, ये के साथ आ जाएगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक आएगा। तो के की वैल्यू यहाँ 1 होती है, के की वैल्यू यहाँ 1 होती है, तो आपके पास मिलेगा जो निकल के आया एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यानी किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल का मान होता है एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। नोट करो फटाफट। भैया सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाते चलिए ताकि ये आगे चलता रहे, मेरा भी मन लगा रहे, अदरवाइज कब मन हट जाए कोई बात नहीं, बात समझ रहे ना। तो इसलिए अपना काम आप लोग करते रहिए, फ्री का अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। ऐप बनने की लिए बातचीत चल रही है, जैसे ही ऐप बनता है आपको 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी बहुत जल्द। चले आगे। अब देखिए मेरी बात को, जो ग्रुप में पेपर पढ़ा था उसको आप लोग सॉल्व किए हैं? सॉल्व किए होगा तो जो फंसा होगा पूछिएगा फिर। देखो बेटा, बेटा दिए यहाँ से कुछ बताना था यार। ये आपको अभी दिखाए थे एफ प्रोपोर्शनल टू बी, एफ प्रोपोर्शनल टू वाई, एफ प्रोपोर्शनल टू एल साइन थीटा। ये मेरी बात यहाँ बताना था, मिटा दिया था। कहता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दी जाए, दैट मीन्स चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बढ़ा दिया जाए, तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना, अगर बी की वैल्यू बढ़ती है तो एफ की वैल्यू बढ़ेगी। यदि पूछता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो एफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एफ बढ़ेगा, ठीक है। यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। जब घटा दिया जाए तीनों पैरामीटर को तो बल घटेगा। बात समझ आ गई? अब देखिए, जो समझना है वो ये समझना है, ये अगर आपका नोट हो गया हो तो नोट कर लीजिए। जैसे बी अगर आप घटाओगे तो बल भी क्या होगा? घटेगा। आई अगर आप घटाओगे तो भी क्या होगा? घटेगा। लंबाई आप घटाओगे तो बल भी क्या होगा? घटेगा। ये कहने का मतलब तीनों समानुपाती हैं। कभी कभी पूछता है कि चालक की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मेरी बात, कहता है कि बल मैक्सिमम कब होगा और बल मिनिमम कब होगा। तो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आई है। मैक्सिमम बल कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी तभी तो साइन थीटा का मान एक आएगा। तो यानी एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे एफ मैक्सिमम, अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो? एफ मैक्सिमम आप लिख सकते हो क्या है? यदि थीटा 90 डिग्री होगा तो उस समय बल मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम बल का मान क्या होगा? बी इंटू आई इंटू एल होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब चालक जैसे क्षेत्र ऐसे चल रहा हो ऐसे डिट्टो खड़ा हो, कहने का मतलब इसको ऐसे भी पूछा जाता है, लिख लीजिए ध्यान से, कि जब बल कब मैक्सिमम होगा? जब चालक क्षेत्र के लंबवत होगा, जब चालक क्षेत्र के लंबवत होगा तब बल
अधिकतम प्राप्त होगा। पूछा जाता है अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है, तब बल अधिकतम प्राप्त होगा, नोट कर लीजिए। और अधिकतम बल का मान कितना होगा बच्चा, तो आपसे पूछे मैक्सिमम F बराबर क्या आएगा, तो B इंटू आई इंटू एल आएगा, ठीक। चले, मिटा रहा हूं। अब देखिए, फिर यहाँ दूसरी कंडीशन आती है, ये पहली थी, दूसरी कंडीशन ये है कि बल न्यूनतम कब होगा। तो यहाँ पे देखो न्यूनतम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, तो साइन 0 की वैल्यू क्या 0 होती है। तो यानी जब थीटा इज इक्वल टू 0, देन F इज मिनिमम, F इज मिनिमम, F मिनिमम रखो जरा वैल्यू, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0, ठीक है, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 0, तो F बराबर क्या आएगा 0, यानी F मिनिमम बराबर क्या होता है 0 होता है। ये किस कंडीशन पे होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा, यानी जब चालक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्षेत्र ऐसे जा रहा है, चालक भी ऐसे रखा है। जब चालक क्षेत्र के समांतर होगा, जब चालक क्षेत्र के समांतर होगा, समांतर होगा, तब बल न्यूनतम प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा, और बल का मान, न्यूनतम बल का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक, नोट कर लीजिए, तब बल का मान न्यूनतम 0 होगा। ठीक, नोट हो गया। चले, ठीक, देखो बेटा इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, क्योंकि लगे हाथ पढ़ा दूं फिर मिटाना ना पड़े ताकि, ठीक है। ये आपका N2S फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ इस कंडक्टर में करंट नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट नहीं फ्लो हो रही है, बल्कि ये कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फोर्स ऑन ए कंडक्टर, फोर्स ऑन ए कंडक्टर व्हिच इज मूविंग, व्हिच इज, इसको मिटा ही दें, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर लोगे आ जाएगा। फोर्स ऑन ए कंडक्टर व्हिच मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि एक गतिमान चालक, एक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर लगने वाला बल, किसी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लीजिए, किसी गतिमान चालक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। तो यहाँ भी चालक की लंबाई L है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है N2S, चालक भी वेग से इसमें घूम रहा है, तो चालक पर कितना बल लगेगा ये आपको निकालना है। तो वही कहानी है यहाँ भी, कि लगने वाला जो बल है वो फ्लक्स घनत्व के समानुपाती होता है, यही लगने वाला बल जिस वेग से घूम रहा है उसके समानुपाती है, यही लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो एक साथ ले लीजिए, F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा बी बी एल साइन थीटा, तो एक साथ ले लीजिए, F इज इक्वल टू आएगा के बी बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो F बराबर निकालेंगे तो K की वैल्यू 1 होती है बी बी एल साइन थीटा, ये लगने वाला बल है,
यानी यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पे बल क्या लगता है, F इज इक्वल टू वी वी एल साइन थीटा लगता है। आपकी जानकारी के लिख दिए, v बराबर वेग है किसका, चालक का वेग, चालक का वेग है मीटर पर सेकंड में। बाकी तो सब जान ही रहे हो। v क्या है, फ्लक्स घनत्व है, I क्या है, धारा है, L क्या है, चालक की लंबाई। नोट कर लीजिए। चले आगे। अब देखो बेटा, ये हो गया। अब फिर यहाँ कहानी वही बनती है कि ये कब मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा। ठीक है, ये बल कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो आपके पास निकल के आया है क्या, F इज इक्वल टू निकल के आया है पी वी एल साइन थीटा, ये निकल के आया है। ये बल मैक्सिमम कब होगा भैया, जब पहली कंडीशन में आओ, जब कंडीशन फर्स्ट when theta is equal to when theta is equal to 90 डिग्री, ठीक है, देन F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, यानी साइन 90। तो ये लगने वाला बल इस समय क्या होगा, मैक्सिमम बल होगा। इसकी वैल्यू सॉरी बी वी एल, वी वी एल, इसकी वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, बी वी एल आएगी। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, F इज इक्वल टू बी वी एल आएगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 देखिए, नंबर 2, when थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो यानी F इज इक्वल टू बी वी एल 0 सॉरी साइन 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो F की वैल्यू 0। ठीक, अब यहां लिखिएगा कि इस स्थिति में बल मैक्सिमम तब होगा, इस स्थिति में बल मैक्सिमम तब होगा जब चालक क्षेत्र के लंबवत गतिमान होगा, लंबवत गतिमान होगा। याद रखना बेटा, कभी कभी लैंग्वेज में पूछता है गतिमान होगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। यहां पे लिखेंगे चालक पर बल कब न्यूनतम होगा, जब चालक क्षेत्र के समांतर गतिमान होगा, क्षेत्र के समांतर गतिमान होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट करिएगा। जब चालक क्षेत्र के लंबवत गतिमान होगा तो आपको मैक्सिमम बल मिलेगा, और उस समय मैक्सिमम बल का मान क्या होगा, बी वी एल होगा। कितना होगा, F इज इक्वल टू बी वी एल होगा। और जब आपका चालक क्षेत्र के समांतर गतिमान होगा, अर्थात थीटा की वैल्यू 0 होगी, तब आपको बल न्यूनतम मिलेगा, और उस स्थिति में लगने वाले बल का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक, दोनों बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट। और उस पे इस तरीके से बाइंडिंग करना है आपको कि जो कॉइल का व्यास है वो इसकी लंबाई की अपेक्षा कम रहे। कॉइल का जो व्यास है वो इसकी लंबाई की अपेक्षा कम रहे। तो इस तरीके की कॉइल को, इस तरीके की कॉइल को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोला जाता है। मतलब ऐसी कुंडली जिसकी अक्षीय लंबाई उसके व्यास की अपेक्षा कम हो। ठीक है, ऐसी कुंडली मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी कुंडली जिसकी अक्षीय लंबाई, जिसकी अक्षीय लंबाई व्यास की अपेक्षा कम हो, इसे
प्रणालिका कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रणालिका कहते हैं। तो ऐसी कुंडली जिसकी अच्छी लंबाई व्यास की अपेक्षा कम हो उसे प्रणालिका कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब देखो बेटा, ये कभी कभी पूछता है, सिंपल सा टॉपिक है कि ये किसी कोर पे बाउंड नहीं किया बल्कि किसी पेपर पे आप फ्रेम बना करके इनको बाउंड किया जाता है। ऐसी कुंडली को क्या बोलते हैं? प्रणालिका बोला जाता है। अर्थात जिसकी अच्छी लंबाई, मतलब ये लंबाई इसकी जो है ये ज्यादा हो इसके डाया की अपेक्षा। ठीक, अब आपको दिखाना है, मतलब हटा दें। अगला टॉपिक है बेटा, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी धारावाही चालक में, मैं डेरिवेशन ना करवाऊंगा, TG2 की क्लास है, उतना ज्यादा हमें नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से कि आप डेरिवेशन ना करें ज्यादा बेहतर होगा। किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, मान लें ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, किसी पेपर पे दिखा रहा हूँ, तो इसमें अगर धारा ऐसे बह रही है तो राइट हैंड का नियम लगाइए, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आएगी वो ऐसे तो आएगी, ऐसे तो आएगी। ठीक है, ठीक, अगर हम इसे मान लें कि आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड है मतलब बाहर की दिशा ऐसे है। ठीक, अगर डायरेक्शन नीचे को करोगे तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। ठीक है, तो इनके कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं ना, तो H बराबर आता है I/2 पाई r। क्या आता है? I/2 पाई r। जैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस कंडक्टर से इसकी दूरी मान ले r है, तो ये पूरा क्षेत्रफल अगर निकालोगे जिसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? I/2 पाई r। ठीक, बात क्लियर हुई? नोट करिए फटाफट। मात्रक क्या होगा? वही न्यूटन पर वेबर। ठीक है, न्यूटन पर वेबर। चले, हो गया। ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, ठीक, कैसे निकाला जाता है ये भी नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिलहाल बता दे रहा हूं, आगे चलूं। ठीक, अब देखो, यही धारावाही चालक को छोड़ करके यहीं पे कुंडली ले लेते, किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगला, किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कॉइल है, ध्यान से सुनिए, इसी तरीके आपको वो भी दिखा दें कि कैसे कहाँ से क्या होता है। देखो बेटा, करंट यहाँ चल रही है ना, तो यहाँ पे आओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, यहाँ फिर करोगे तो ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ऐसे, फिर यहाँ जब करंट ऐसे निकलेगी ना तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे 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 आपकी आएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो तब किसी कॉइल में, ध्यान से सुनो, जब किसी कॉइल में जिस सिरे से करंट इंटर करती है वहां पे साउथ पोल बनता है। क्या बनता है? साउथ पोल बनता है। ठीक है, और जिस सिरे से, कुंडली के जिस सिरे से करंट एक बाहर की तरफ निकलती है वहां नॉर्थ पोल बनता है। देखो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या फिनिश हो रहा है। ठीक, तो यानी किसी कुंडली में जिस सिरे पर करंट इंटर करती है यानी प्रवेश करती है वहां साउथ पोल बनता है, और जिधर से करंट निकलती है वहां पे नॉर्थ पोल बनता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मान लें करंट आई फ्लो हो रही है और इसमें टर्नों की संख्या कितनी है? n है।
इसमें टर्नों की संख्या n है। मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ जरूरत लगेगी तो आप बताइएगा, मैं करवा दूंगा, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन समय कम है इसलिए ज्यादा डेरिवेशन के चक्कर में ना चले। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो H बराबर n I आती है। क्या आती है? H बराबर n I, एम्पियर टर्न बोला जाता है। मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न हो जाएगा। मात्रक क्या होगा? एम्पियर टर्न। लिख दे रहा हूँ, एम्पियर टर्न होगा। मात्रक क्या आएगा? एम्पियर टर्न। चले, ठीक। पहला कंडक्टर के लिए निकाला, दूसरा कॉइल के लिए निकाला, अब तीसरा परनालिका के लिए निकाल लो। किसके लिए? परनालिका। आप टॉपिक डालिएगा कायदे से, परनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। देखो बेटा, मिटा दूं। अब देखिए, परिनालिका अभी अभी जस्ट पढ़ा ना आपने, और आपने बताया क्या कि सर जी ऐसी कॉइल होती है जिसकी लंबाई उसके व्यास की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो इसकी लंबाई मान लें कितना है? L मीटर है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? N है, ठीक है। इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इसमें I निकल रही है इस तरीके से, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आपके पास आता है बेटा H बराबर N इंटू आई बाई एल आता है। N I बाई एल आता है। तीनों की कंडीशन सुन लीजिए। आपने चालक में निकाला H बराबर I अपॉन 2 पाई आ रहा है। आपने कॉइल के लिए निकाला H बराबर N I आया। वहां मात्रक क्या हुआ? एम्पियर टर्न हुआ, ठीक। अब यहाँ मात्रक क्या निकल के आएगा? एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक। यहाँ पे मात्रक क्या आएगा? एम्पियर टर्न मीटर, एम्पियर टर्न बाई मीटर, ठीक। हो गया। अब देखो ट्रिक से सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिए। ये तो आपको पता ही है, ये स्पेशल क्लास है किसकी? TG2 की, हाँ। तो लिखने कोई मतलब है नहीं। देखो मैं लिख रहा हूं, इधर चालक लिख रहा हूं, ठीक। ये चालक की कहानी हो गई। इधर मैं कुंडली लिख रहा हूं, ठीक। इधर मैं परनालिका लिख रहा हूं, सोलेनोइड। जनरली इनमें बहुत अंतर नहीं होता है, ठीक है। किसी फ्रेम पे कर दिए, बोर्ड पे कर दिए, वही कुंडली बन गई, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बहुत टेंशन ना लीजिएगा। ये आपका कंडक्टर है, एक कॉइल है, और ये सोलेनोइड है। पहली बार शायद आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने निकाला, अब पहला जो यहाँ ले रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र ले रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक। तो इसको कह सकते हो स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एक टॉपिक और डालना चाहिए था, ये मान लो इस तरीके से, ठीक। अब कंडक्टर में आपने निकाला, तो निकाला आपने H बराबर I अपॉन 2 पाई R निकाला। यहां से मात्रक क्या बना इसका? एम्पियर पर मीटर, ठीक। कुंडली में आपने निकाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको मिला क्या है? H बराबर N इंटू I। मात्रक क्या मिला बेटा? एम्पियर टर्न मिला, ठीक है। सोलेनोइड के लिए आपने निकाला तो H बराबर निकाला N इंटू आई बाई एल। मात्रक क्या मिला? एम्पियर टर्न पर मीटर। मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। अब हम कहें कि भैया सबके लिए जरा चुंबकीय फ्लक्स निकाल दो, चुंबकीय फ्लक्स निकाल दो। बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पहले निकाल लो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकाल दो। दूसरा स्पेसिफिकेशन आ जाए बोर्ड में, अच्छा है।
तो आपने पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ा के आया हूँ, दूसरी पेन का यूज कर रहा हूँ। देखिए आपने पढ़ा है कि सर जी B बराबर होता है μ0 μ0 इंटू H के, पढ़ा है ना? ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे B आपको निकालना है, H की वैल्यू आपके पास है, तो B बराबर मिलेगा μ0 μr इंटू H की वैल्यू क्या है, I/2πr। ठीक है, ये मिल गया आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसी चालक के लिए। और मात्रक क्या आएगा बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या आएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब जरा कुंडली में आओ, वही कहानी। B बराबर क्या होता है, μ0 μr इंटू H के। H की वैल्यू यहाँ से लाके रख दीजिए, तो B बराबर क्या मिल जाएगा, μ0 μr इंटू H की वैल्यू कितनी है, N इंटू I के। ये किसके लिए मिल गया, कॉइल के लिए। ठीक है, मात्रक वही वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जरा कुंडली के लिए निकाल दो, तो कुंडली के लिए निकालेंगे तो वही फार्मूला, B बराबर μ0 μr इंटू H के। ठीक है, फार्मूले याद रखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। μ0 μr इंटू H की वैल्यू क्या है बेटा, N इंटू I/L। ये किसके लिए निकल के आया, किसके लिए निकल के आया, प्रणालिका के लिए। मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई, समझ में आया? मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा, जल्दी आप नोट करिए। जल्दी करो बेटा। हो गया, चलो नीचे करते रहिएगा, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखो फ्लक्स डेंसिटी आपको मिल गई, थोड़ा सा लिखना छोड़ लो, टाइम दे दूंगा। फ्लक्स डेंसिटी आपको मिली है, तो फाई बराबर, तो आपने कहा है कि हमको फ्लक्स चाहिए। अब यहाँ तीसरा स्पेसिफिकेशन है किसका, फ्लक्स का, तीनों में निकालना है। तो आप जानते हो कि सर B बराबर फाई बाई ए होता है, तो फाई बराबर निकालेंगे तो B इंटू ए हो जाएगा, होगा। अब B की वैल्यू आपके पास है, केवल मल्टीप्लाई किसका करना है, क्षेत्रफल का। तो यहां से निकल के आएगा क्या, फाई बराबर μ0 μr इंटू I/2πr इंटू क्या, ए। ये हो गया क्या, किसी कंडक्टर में उत्पन्न फ्लक्स। ठीक, मात्रक क्या, वेबर, मात्रक क्या, वेबर। कहीं पाओगे नहीं, इसको करके देख लेना चाहे। ठीक है, अब यहाँ आओ जरा, यहाँ भी वही फार्मूला लगाओगे, B बराबर फाई बाई ए, तो यहाँ से फाई बराबर निकालोगे तो B इंटू ए। अब आपको B की वैल्यू मालूम है, ए का गुणा करना है, तो आपके पास क्या मिलेगा, B बराबर μ0 μr N इंटू I इंटू ए। ये सॉरी, ये मिल गया आपका फ्लक्स फाई। ठीक, मात्रक क्या, वही वेबर। ठीक, अब आगे फिर आ जाओ, कुंडली की बात कर लें, तो कुंडली में क्या है, यहां भी निकालेंगे, तो आप कहोगे कि सर फाई बराबर B इंटू ए के। B की वैल्यू क्या आई है, μ0 μr इंटू N इंटू I/L इंटू क्या, ए। मात्रक क्या, वेबर, मात्रक क्या, वेबर। तीनों चीजें मिली, तीनों चीजें मिल गई। ठीक, हो गया। चलें, एक टॉपिक और बचता है बेटा, वो है रिलक्टेंस का। यहां से अगर चाहो तो रिलक्टेंस भी निकाल लो, प्रतिष्ठंभ बोलते हैं, प्रतिष्ठंभ, प्रतिष्ठंभ।
ठीक है। प्रतिष्ठम्भ होता क्या है पहले जान लो ये। किसी कुंडली में फ्लक्स प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। किसी कुंडली का वह भौतिक गुण जो उसमें फ्लो होने वाले फ्लक्स का विरोध करता है उसे प्रतिष्ठम्भ कहा जाता है। मात्रक क्या होता है? प्रति हेनरी। मात्रक क्या होता है? प्रति हेनरी। में लिख दूं क्या? चलिए लिख लीजिए, लिखिए। किसी कुंडली में बहने वाले फ्लक्स का, किसी कुंडली का वह भौतिक गुण लिख लो। इतना जानते हैं ना, किसी कुंडली में बहने वह भौतिक गुण जो किसी उसमें बहने वाले फ्लक्स का विरोध करता है, उसे प्रतिष्ठम्भ कहा जाता है। उसे प्रतिष्ठम्भ कहा जाता है। नोट कर लीजिए, प्रतिष्ठम्भ कहा जाता है। इसका मात्रक प्रति हेनरी होता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, प्रति हेनरी होता है। मैं टेबल बनवाया था, सोचा इसी समय करवा दूं, आपको याद रहेगा, इकट्ठा मिल जाएगा। किसी कुंडली में बहने वाले फ्लक्स, किसी कुंडली का वह भौतिक गुण जो उसमें बहने वाले फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। मात्रक प्रति हेनरी होता है। जैसे रेजिस्टेंस होता था, वो धारा का विरोध करता है तो रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ फ्लक्स का एक बात और बता दें, फ्लक्स कभी फ्लो नहीं होता, बिल्डअप होता है। फ्लक्स कभी फ्लो नहीं होता है बल्कि बिल्डअप होता है, मतलब उत्पन्न होता है। चलें, इसको मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं बेटा। अब या इसी पे रहने दो, कर लो, इतना करो, छोड़ो, आगे बताएंगे डिटेल में तब आपको बताता हूँ, यहाँ मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेट खत्म। मैग्नेट क्या हो गया? खत्म। अब आपको पढ़ाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। जो ना आए कमेंट कोई करता ही नहीं है, सब देखे बस शांत हो गए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बेहतर होगा। मेरे लिए तो जो बेहतर होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन अभी आपके लिए बस। थैंक यू सो मच।